थोड़ा सा मैंने बताया था आपको, थोड़ी सी डिटेल दोबारा करनी है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, ठीक है, ये आपका टॉपिक है आज का, ठीक है। और ये पहले आपको कुछ कराया था मैंने कुछ तेजी में, लेकिन अब दोबारा कराना है। सो ऑक्सीडेशन फैट, इट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन, राइट, लिख लें। देन ऑक्सीडेशन ऑफ ऑड चेन कार्बन एटम्स, ऑड चेन फैटी एसिड्स, ऑड चेन फैटी एसिड्स, ऑड कार्बन चेन, हाँ, लिख लें, ठीक है। Then you've got peroxisomal fatty acid oxidation. Then you've got alpha oxidation, right? Then you've got omega oxidation. Then you have got unsaturated fatty acid oxidation, unsaturated fatty acids oxidation, ठीक है। unsaturated में आते हैं mono unsaturated, and then you've got poly unsaturated, right? I repeat again, नजर आ रहा है आपको? You can see it, yes? So what we're going to talk about is oxidation of fats, metabolism of fats, okay? पहले मैंने आपको कराया था synthesis of fat. Now we are going to talk about metabolism of fat, right? So one we are going to talk about is beta oxidation, right? Then we are going to talk about odd chain fatty acids, जिसमें 3 होते हैं या 7 होते हैं या 9 होते हैं, ठीक है। और then you're talking about peroxisomal fatty acids, ठीक है, peroxisomes में। Then we talk about alpha oxidation fats में कौन सी होती है। Then we talk about omega oxidation कौन सी होती है। ये सब clinical conditions हैं इनके साथ related. So that's why I'm talking, okay? So that you should understand, see, okay? नजर आ रहा है? So then you've got omega oxidation, then you've got unsaturated fatty acids, then you've got mono unsaturated, then you've got polyunsaturated, okay? ये list आपने लिख ली? Better you write it or whatever, okay? Now I come to beta oxidation. ये हम कर चुके हैं, briefly आपको मैं करूँगा, ठीक है। ये मैंने लिस्ट अब मिटाने लगा हूँ, ठीक है। I'm going to start with metabolism of fatty acids, right? ये मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है, ठीक है। अब मैंने आपको सबसे पहले आपको मैंने एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग देनी है कि देखें फैट्स ऑक्सीडाइज तब होंगे जब फैट स्टोर होंगी, ठीक है। अब 2 किस्म के सिग्नल होते हैं, एक होता है वेल फेड सिग्नल। कौन सा सिग्नल बोले? बोलते ही नहीं। वेल फेड सिग्नल बोलो। हेलो, आपको आवाज आ रही है मेरी? वेल फेड सिग्नल, यार बोला करो। क्या नाम है तुम्हारा? बस, वेल फेड सिग्नल, ठीक है। वेल फेड सिग्नल है कि खूब खाना मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो जो वेल फेड सिग्नल में खाना ना मिले बिल्कुल, तो वो कौन सा सिग्नल होगा? इल फेड सिग्नल। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं, पहले भी मैंने बताया, थोड़ा सा रिपीटिशन हो रही है। इल फेड सिग्नल, वेल फेड सिग्नल में ग्लूकोज कितनी होगी? कम होगी कि ज्यादा होगी? ग्लूकोज ज्यादा होगी। शाबाश। ये कौन सी स्टूडेंट है? टेल मी योर नेम। सो ग्लूकोज ज्यादा होगी। जब ग्लूकोज ज्यादा होगी तो वेल फेड सिग्नल में ग्लूकोज ज्यादा होगी, ऑक्सीडेशन होगी, ग्लूकोज बर्न होगी, तो NADH2 कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। शाबाश। अच्छा, एक बात, ATP कम होगी कि ज्यादा प्रोड्यूस होगी? ज्यादा होगी। शाबाश। अच्छा, अगर ग्लूकोज ज्यादा है, बंदा खूब खा पी रहा है और खूब खा रहा है, ठीक है, और ग्लूकोज ज्यादा है और एनर्जी ज्यादा आ रही है, तो आप ये बताएं ATP भी ज्यादा है, NADH2 भी ज्यादा है, इंसुलिन कम होगी कि ज्यादा होगी? ज्यादा। ज्यादा होगी। शाबाश। तो इंसुलिन भी ज्यादा होगी।
ये ठीक कहा आपने, वेरी गुड। ये सारी चीजें ज्यादा हैं। अच्छा, अब एक बंदे को एक दिन गुजर गया पूरा, या उसने सुबह का खाना खाया हुआ, रात को भी नहीं कुछ मिला, कोई वजह हो गई तो उसको खाना ही नहीं मिला, तो उसको क्या हो जाएगा? वेल फेड सिग्नल तो नहीं रहेगा ना, अब तो क्या हो जाएगा? इल फेड सिग्नल हो जाएगा ना, ये वाला इल फेड सिग्नल हो गया ना, बोले बोली नहीं। हाँ, इल फेड सिग्नल। जब इल फेड सिग्नल है तो ग्लूकोज क्या होगी, ज्यादा होगी कम होगी? बिल्कुल कम हो जाएगी, शाबाश, ठीक हो गया। और आप ये बताएं उसके अंदर NADH2 ज्यादा होगा कम होगा? बिल्कुल कम हो जाएगा। जरा गौर से देखो, एक चीज बताने लगो तुम्हें, ATP ज्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी ना, ठीक हो गया। और उसकी जो इंसुलिन है वो कम होगी कि ज्यादा होगी? इंसुलिन, जब ग्लूकोज ही नहीं है तो इंसुलिन भी कम होगी, ये याद रखो बस। अभी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े काम की चीज बताई है, अभी आपको समझ आ जाएगी। ये सब कुछ कम हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और बात मुझे बताओ, जब वेल फेड सिग्नल था तो सिट रेट कम था कि ज्यादा था? वेल फेड सिग्नल है तो सिट्रिक एसिड साइकिल भी खूब चल रहा है और सिट्रेट भी ज्यादा है, ठीक है। और जब इल फेड सिग्नल है तो उसमें सिट्रेट भी क्या हुआ? कम हो गया। समझ आ रही है भाई? समझ आई है कि नहीं आई? एक तो वेल फेड सिग्नल है, खाना खूब मिल रहा है। देखो, जब खाना खाना खूब मिल रहा है तो ग्लूकोज भी ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है तो ग्लाइकोलिसिस ज्यादा हो रहा है। समझ आ रही है? कितना आसान है, मुश्किल तो नहीं है ना। एनर्जी ज्यादा है, NADH2 भी ज्यादा हो गया, उससे भी ATP, फिर ATP भी ज्यादा बन गई उससे, फिर ग्लूकोज ज्यादा था, इंसुलिन भी ज्यादा हो गई, और सिट्रेट भी ज्यादा हो गया। तो ये तो वेल फेड सिग्नल था। समझ आ रहा है? अब दूसरा, इल फेड सिग्नल में ग्लूकोज भी कम होगी, खाना जो नहीं मिला, हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, NADH2 भी कम हो गया, ग्लाइकोलिसिस ही नहीं हो रहा, ATP भी कम हो गई, ठीक है, इंसुलिन भी कम हो गई, और जाहिर है सिट्रिक एसिड साइकिल भी कम चलेगा तो सिट्रेट भी कम हो गया। समझ आ गया? ये वेल फेड सिग्नल है, ये इल फेड सिग्नल है। समझ आ रही है ना? जब खाना ज्यादा मिल रहा है ये सारी चीजें ज्यादा है, जब खाना कम मिल रहा है तो ये सारी चीजें कम है। आ रही समझ? अब गौर से देखो, फैट सिंथेसिस मैंने आपको कराया है, ठीक है, उसमें रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सा है, ये कोई बताया ना मुझे? आइसोसिट्रेट डिहाइड्रेट। देखो गौर से देखो, गौर से देखो, जब वेल फैट सिग्नल है तो सिट्रेट ज्यादा है, ठीक है, और जब सिट्रेट ज्यादा है तो ये किसको इनहिबिट करेगा? ये करेगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को, क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा। ये सिट्रिक एसिड साइकिल ब्लॉक हो गया है, और जब सिट्रेट ज्यादा हो गया तो वही सिट्रेट बाहर निकल रहा है, इतना ज्यादा हो गया कि सिट्रिक एसिड साइकिल में एनर्जी इतनी ज्यादा हो गई कि उसको आगे नहीं चाहिए एनर्जी, तो सिट्रेट माइटोकॉन्ड्रिया में से बाहर निकल आया, कहाँ आ गया? साइटोप्लाज्म में। वहां कौन सा एंजाइम को ये स्टिमुलेट करेगा? जो फैट सिंथेसिस में एंजाइम होता है उसको क्या कहते हैं? एसिटाइल, बोलो ना, को ए आगे, कार्बोक्सिलेज। हाँ, ये अब याद रखो, मैं तुम्हें सारा बता रहा हूँ। अब ये फैट सिंथेसिस का मेन एंजाइम कौन सा है? एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज। वो क्या करता है? एसिटाइल को ए से क्या बनाता है? मेलोनाइल को ए बनाता है। हाँ, अब समझ आया, याद आ गया ना? मेलोनाइल को ए बनाता है ये ये तो एंजाइम कौन सा है? एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज। तो ये जितने फैक्टर्स हैं, ग्लूकोज ज्यादा है, NADH2 ज्यादा है, ठीक है, NADH2 पकड़ो ना, ATP पकड़ो, और इंसुलिन पकड़ो, और सिट्रेट पकड़ो, ये सारे इस एंजाइम को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये क्या है? इस एंजाइम के सारे एलोस्टेटिक स्टिमुलेटर्स हैं। बोलते ही नहीं है भाई, ये सारी चीजें देखो, एनर्जी ज्यादा है ना, NADH2 ज्यादा हो गया, ATP ज्यादा हो गया, इंसुलिन ज्यादा होगा, और सिट्रेट ज्यादा, ये सारे किस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं? एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज को। तो ये सारे क्या हैं? एसिटाइल को ए कार्बोक्सिलेज के पॉजिटिव एलोस्टेरिक फैक्टर्स हैं। हाँ, पॉजिटिव एलोस्टेरिक फैक्टर्स हैं, एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स हैं, पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर्स हैं। बात समझ आ रही है? ये एलोस्टेरिक पॉजिटिव इफेक्ट है, समझ आ रहा है?
आपको समझ आ रहा है? तो अगर Yes, आपको sir. कोई पूछे कि एलोस्टेरिक का मतलब है कि वो फैक्टर जो के एंजाइम की एक्टिव साइट पे नहीं लगते, किसी और साइट पे लग के एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। देखो, जब इंसुलिन ज्यादा, ग्लूकोज ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, NADH2 ATP ज्यादा है, इंसुलिन ज्यादा है, ठीक है, और जब ग्लूकोज ज्यादा है, सिट्रेट भी ज्यादा है, तो ये सारी चीजें मिलके, ये चारों चीजें NADH2 ATP इंसुलिन और सिट्रेट, देख लो NAIC, आप इस तरह याद कर लो, जिस तरह मर्जी याद करो, NADH2 ATP ये एनर्जी का हो गया, और जाहिर है इंसुलिन ज्यादा है जब ग्लूकोज ज्यादा है, और सिट्रेट ज्यादा है। समझ आ रही है? तो ये सारी चीजें कौन से, क्योंकि बहुत खाना खा रहा है और ये सारी चीजें ज्यादा हैं, तो ये मोटा मोटा होगा ना बंदा, फैट बननी है। फैट बनने का पहला स्टेप कौन सा है? जब एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज एसिटाइल कोए पे एक्ट करता है, और इसमें क्या ऐड करता है? प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना इसके अंदर ऐड, तो फिर क्या बन जाता है? मेलोनाइल कोए। ये पहला स्टेप है ना, फैट सिंथेसिस कराया था मैंने, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई बोलोगे कि नहीं बोलोगे? तुम तो बोलते ही नहीं हो। तो एसिटाइल कोए से मेलोनाइल कोए बनता है, तो एंजाइम, रेट लिमिटिंग एंजाइम शुरू वाला ये क्या? एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज है। समझ आ रही है? हेलो, समझ आ रही है ना आपको? Yes, sir. हाँ, अब देखो, तो अगर तुम्हें कोई पूछे एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज क्या करता है? किसको कन्वर्ट करता है? एसिटाइल को ए को मेलोनाइल कोए। इस रिएक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, बोलो? दिस इज दी, बोलते ही नहीं है, दिस इज, और बाकी क्लास में कोई नहीं है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स। हाँ, और अब आपको पूछूं कि इसके एलोस्टेरिक, इसके पॉजिटिव एलोस्टेरिक फैक्टर्स कौन से हैं? तो कौन से हैं? NADH2, ये भी इसको चलाता है आगे की तरफ, ATP, इंसुलिन, सिट्रेट, ये सारे ज्यादा हैं, खूब खा रहा है वो, तो एसिटाइल कोए से मेलोनाइल को, और मेलोनाइल कोए से आगे फैट बन जाएगी। मैंने कराया था ना सारे स्टेप्स, NADPH2 ऐड होता रहेगा, एक एक साइकिल ऐसे ऐसे चलता रहेगा, कराया था ना सिंथेसिस? और बोलो, कराया था कि नहीं कराया था? करवाया था सर। बोलते क्यों नहीं हो? तो ये वेल फेड सिग्नल, इसके ये पॉजिटिव एलोस्टेरिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। और जब ये सारे पॉजिटिव एलोस्टेरिक फैक्टर्स काम ही नहीं कर रहे, कम हो गए हैं, तो फिर एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज जो है इल फैट, यहां पे क्या होगा इसको? यहां पे तो ये एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज स्टिमुलेट हो गया ना, ये तो एक्टिवेट हो गया ना, ये एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज तेज तेज काम कर रहा है, ज्यादा फैट बना रहा है, ठीक है। इससे आगे क्या हो रहा है? फैट बन रही है, फैटी एसिड बन रहा है, फैटी एसिड, और आगे सिंथेसाइज होके फैट बन रही है और बंदा मोटा हो रहा है, वेल फैट सिग्नल में मोटा हो रहा है। तो जब इल फैट सिग्नल है तो क्या होगा? ये जो एसिटाइल कोए है ये तो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगा, एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज, क्या जब ये सारे, इधर तो एलोस्टेरिक फैक्टर्स तेज थे ना, ऊपर ज्यादा थे, तो उन्होंने क्या किया? कौन से एंजाइम को स्टिमुलेट किया? एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को। और इसने क्या किया? एसिटाइल कोए में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड की, मेलोनाइल कोए हुआ, और फिर दो NADPH2 ऐड करता रहा, और क्या बनाया उसने? फैटी एसिड बना दिए, ठीक है। मैंने आपको बताया फैट बनती रहेगी, लेकिन जब खाना ही नहीं मिल रहा, जब खाना नहीं मिल रहा, तो ये सारे एलोस्टेरिक फैक्टर्स जो हैं ये सब कम हो गए ना। जब कम हो गए तो क्या एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को क्या होगा फिर? बोलो। इनहिबिट हो गया। हाँ, इनहिबिट हो जाएगा, ये इनहिबिट हो जाएगा बिल्कुल। और क्या नई फैट बनेगी? नहीं No, बनेगी sir. ना, No, नहीं sir. बनेगी ना, नो सर, नो सर, नो सर, ठीक है, नहीं बनेगी, गुड। तो ये सारे खत्म हो गए, कम हो गए। अब गौर से देखो, जब ये कम हो गए ये सारी चीजें, तो ये क्या हो रहा है? जब ये कम हो गया तो क्या बॉडी
किस कंडीशन में गई? स्ट्रेस आया कि नहीं आया? बॉडी में स्ट्रेस आ गया ना, स्ट्रेस आ गया, यानी स्ट्रेस ओब्लिक इमरजेंसी हो गई। ऐसे ही हो गया ना, जब खाना नहीं मिल रहा या कोई आपके पीछे पड़ा हुआ मारने के लिए, या आप कहीं घर से बाहर निकले हो, किसी जगह गए और वो आपके पीछे कुत्ते शुत्ते लग गए और आप दुड़की लगा रहे हैं, तो आप स्ट्रेस में आ गए ना, बोलते नहीं हो, कोई नहीं बोलता। तो जब आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, या आपको खाना नहीं मिलेगा, या आपको टेंशन हो, या आपकी लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, तो ये सारी चीजें तो कम है, ये कम की तरफ है। तो अब जब ये सारी चीजें कम होंगी तो बॉडी किस में चला जाएगा? स्ट्रेस में। समझ आ रही है? तो स्ट्रेस में स्पेशल हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से स्ट्रेस हार्मोन्स कौन से होते हैं? वन इज कोर्टिसोल। शाबाश, नहीं ये आपने तीसरा बोला। नहीं मैंने, हाँ ठीक है, गैग आप याद रखो, मैंने बताया था ना। नहीं इस तरह, शाबाश, ठीक है। पहला ग्लूकागॉन, दूसरा एड्रेनलिन, तीसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। गैग स्ट्रेस हार्मोन्स कौन से हैं? गैग। जब ये सारे एलोस्टेरिक फैक्टर्स कम हो जाएंगे तो बॉडी स्ट्रेस में आ जाएगी, इमरजेंसी हो जाएगी, खाना मिल नहीं रहा, ग्लूकोज बिल्कुल कम हो गया। ग्लूकोज के क्या लेवल आएगा? कौन सा इस वक्त आ रहा होगा ब्लड में? नॉर्मल ये तो था ना 140 160 पे पहुंचा हुआ था, इतने खाना खूब खा रहा था और मोटा हो रहा था, और ये सारा उसने फिर इसने कहा भाई और नहीं एनर्जी चाहिए हमें, सिट्रेट पे उसने रोक दिया और सिट्रेट में को बाहर निकाल दिया, और सिट्रेट बाहर निकल के टूट जाता है, पढ़ लेना उसमें, और फिर एसिटाइल कोए से मेलोनिल कोए और फैट बनने लग पड़ी और बंदा मोटा हो गया, उसको रोज खाना मिलता था, अब उसका खाना बंद हो गया। खाना बंद हो गया तो ये सारे फैक्टर्स कम हो गए। जब फैक्टर ही कम हो गए तो एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, इनहिबिट हो जाएगा। अब दूसरे हार्मोन आएंगे, ठीक है। अब इंसुलिन तो कम हो गई ना, ये देखो इंसुलिन कम हो गई, जब खाना ही नहीं है तो इंसुलिन कम हो गई, बॉडी स्ट्रेस में चली गई। जब स्ट्रेस में गई तो कौन से हार्मोन आए? गैग्स। कौन से आए बोलो? फिर रुक गए। गैग्स। इस तरह याद मैं तुम्हें करा रहा हूं, फिर भूलेगा नहीं तो फिर कंफ्यूज रहोगे। गैग्स आ गए। अब गैग से पहला गैग कौन सा है? ग्लूकागॉन। कौन सा है? ग्लूकागॉन। शाबाश। दूसरा क्या है? एड्रेनलिन। शाबाश। और तीसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विद इन ब्रैकेट कॉर्टिसोल लिख लो। तो स्ट्रेस हार्मोन जब खाना नहीं मिला तो बॉडी स्ट्रेस में चली गई ना, और कोई भी इमरजेंसी हो, लड़ाई झगड़ा हो तो सब में यही होता है। कौन से हार्मोन निकलते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं? 3 है। उन 3 का क्या नाम है? बोलो बोलो बोलो। G फॉर ग्लूकागॉन, A फॉर एड्रेनलिन एंड G फॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यानी विद इन ब्रैकेट क्या लिखा? कॉर्टिसोल। ये लिख लो, तुम्हारे काम आएगा। ये तो तुम्हें सारा याद हो जाएगा, फिर जौन सी मर्जी किताब पढ़ो तुम्हें समझ आ जाएगी। अगर ये पॉइंट्स नहीं समझ आएंगे तो फिर नुकसान रहेगा। तो याद रखो, जब ज्यादा खा रहे हैं तो वेल फेड सिग्नल है। कौन सी मुश्किल बात है भाई, ये सारे ज्यादा हो गए, भाई और नहीं एनर्जी चाहिए, तो उसने सिट्रेट के बाद डक्का लगा दिया, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज ब्लॉक हो गया, यानी सिट्रिक एसिड साइकिल ही बंद हो गया बस। और फिर सिट्रेट जमा होने का बाहर निकलो, सिट्रेट बाहर निकली और फिर सिट्रेट टूटी एसिटाइल कोए में और ऑक्सैलो एसीटेट में, जिससे बनी थी पहले। तो एसिटाइल कोए पे साथ ही कार्बोक्सिलेज स्टिमुलेट हो गया, इंसुलिन ने स्टिमुलेट कर दिया, एटीपी ने कर दिया, हाई एनर्जी थी, ठीक है। तो सिट्रेट ने कर दिया एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज को स्टिमुलेट। तो ये इंसुलिन, एटीपी, एनएडीएच टू सिट्रेट, ये सारों ने इसको स्टिमुलेट किया। तो अगर आपको पूछे कोई कि एसिटाइल कोए कार्बोक्सिलेज के पॉजिटिव एलोस्टेरिक फैक्टर कौन से हैं, तो यही है ना, क्योंकि इनकी वजह से वो आगे चल पड़ा। और जब ये खत्म हो गए, खाना ही नहीं मिल रहा, इलफेड, तो फिर ये सारा खत्म हो गया सिस्टम। तो अब ये तो खत्म हो गया, अब दूसरी चीज आ रही है, इंसुलिन का भी एक्शन खत्म हो गया, इंसुलिन खत्म हो गई, ग्लूकोज ही नहीं तो इंसुलिन निकलेगी ही नहीं पैनक्रियाज के बीटा सेल से, ठीक है ना। क्योंकि जितनी ग्लूकोज आप खाएंगे, जितनी ग्लूकोज ज्यादा होगी उतनी इंसुलिन निकलती रहेगी, ठीक है या ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा।
तो अब इंसुलिन खत्म हो गई, तो अब तो खाना नहीं मिल रहा, और क्या आ गया, बॉडी आ गई स्ट्रेस में। कोई भी स्ट्रेस, लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, एग्जामिनेशन में कुछ भी हो जाए, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, तो सारी बॉडी हमेशा स्ट्रेस में चली जाती है, यानी इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। तो इमरजेंसी में कौन से हार्मोन निकलेंगे, उनको क्या कहेंगे, गैग्स। और गैग मैंने कौन से बताए हैं, 3 हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट, ग्लूकागॉन, एड्रेनलिन, और तीसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। शाबाश, अब मैं तुम्हें इनका एक्शन बताऊंगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का दूसरा नाम है ग्लूको कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, ठीक है। जो स्ट्रेस हार्मोन कौन से हैं, गैग। स्ट्रेस हार्मोन आर गैग। नंबर 1 ग्लूकागॉन, नंबर 2 एड्रेनलिन, नंबर 3 ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, समझ आ गई, राइट, ठीक हो गया। अब मैं आपको इनका थोड़ा सा ना वो बता देता हूँ, ठीक है। फैट सिंथेसिस तो कर ली ना, अब मेटाबॉलिज्म की तरफ जाना है ना, तो इसलिए हम ये इसको थोड़ा सा ना, आपको बात समझ आनी चाहिए। बुक में भी सब कुछ लिखा हुआ है, बुक आपको जौन सी मर्जी पढ़ लो। लिपिनकॉट सबसे अच्छी किताब है, ठीक है, वो सत्या पढ़ लो या हार्पर भी पढ़ लो, ये उसी के अंदर दिया हुआ सारा, ठीक है। मैंने तो आपको मिक्स पढ़ाना होता है, ठीक है। तो ये गैग, स्ट्रेस हो गया, खाना नहीं मिला, स्ट्रेस, या स्ट्रेस आ गया, खाना ना मिला तब भी स्ट्रेस आ गया, लड़ाई हुई तब भी स्ट्रेस आ गया, एक्सीडेंट स्ट्रेस आ गया, खाना नहीं मिल रहा, तो ये कौन से हार्मोन निकलेंगे, स्ट्रेस हार्मोन। और स्ट्रेस हार्मोन 3 होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, गैग गैग गैग। ये गैग क्या करेंगे कि ये कहेंगे खाना नहीं मिल रहा तो अब एनर्जी लाओ। अब एनर्जी कहां से आएगी, बॉडी में क्या एनर्जी का सोर्स है, बताओ, जल्दी जल्दी बता दो मुझे। शाबाश, एक तो होगी ना ग्लाइकोजन, वेरी गुड, किसी ने अच्छी बात की, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर्ड है, 2 टिश्यूज में, लिवर एंड मसल। शाबाश, वेल डन। इधर भी ग्लाइकोजन, उधर भी ग्लाइकोजन, ये देख लो। और ग्लाइकोजन कैसे स्टोर है, ग्लाइकोजन किस तरह का स्ट्रक्चर है, ट्री लाइक, ये देख लो, ये ग्लाइकोजन स्टोर है, ये भी इधर भी स्टोर है। तो मसल में भी स्टोर है और लिवर में भी स्टोर है। लेकिन आपको पता है मसल तो बहुत ह्यूज है ना, तो मसल में बहुत ज्यादा है ग्लाइकोजन, ठीक है, लिवर में थोड़ी है, ठीक है। और ये आपको पता है कि ये ग्लाइकोजन, ये देखो इसके ऊपर ग्लूकोज, ग्लूकोज जुड़ी हुई है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है और ग्लूकोज जुड़ी हुई है, ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर हो गया। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर किस तरह का है, इट इज ट्री लाइक, बोलो, इट इज ट्री लाइक। ये कौन सी ग्लाइकोजन है, लिवर, ये लिवर ग्लाइकोजन है। और ये कौन सी ग्लाइकोजन है, मसल ग्लाइकोजन है। क्योंकि जब खाना नहीं मिल रहा तो आपको ग्लूकोज तो चाहिए ना, कितनी ग्लूकोज चाहिए, कम से कम कितनी चाहिए जिंदा रहने के लिए, ग्लूकोज कितनी होनी चाहिए सर 7। शाबाश, 60 to 90 मिलीग्राम %। और ये कौन सी है, इसको क्या कहते हैं, फास्टिंग। इतनी तो चाहिए ना, ये क्यों चाहिए इतनी, बहुत जरूरी है, क्योंकि, शाबाश, वेरी गुड, अच्छी बात, एक ब्रेन के लिए चाहिए, सीएनएस के लिए, और किसके लिए चाहिए, लिखते जो पॉइंट, कॉर्निया, लेंस और रेटिना, आईज के लिए चाहिए। एक सीएनएस के लिए चाहिए, दूसरे कॉर्निया, लेंस, रेटिना के लिए, तीसरा रीनल सेल्स के लिए, रीनल सेल्स, चौथी आरबीसीज के लिए चाहिए, और 5वीं फीटस के लिए चाहिए अगर वो प्रेग्नेंट औरत है कोई। क्योंकि ये तो ग्लूकोज के बगैर रह ही नहीं सकते, इसीलिए तो अल्लाह ने ये सिस्टम रखा हो कि 60 to 90 मिलीग्राम % कम से कम चाहिए हमें। खाना नहीं मिल रहा, तुम्हें समझ आ रही है, खाना नहीं मिल रहा, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, ठीक है, तो आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, आ रही है ना। तो कम से कम 60 to 90 मिलीग्राम %, चाहे खाना नहीं मिल रहा, ग्लूकोज इतनी जरूर चाहिए ब्लड में। ये कहाँ देखते हैं हम, ब्लड में देखते हैं, ब्लड फास्टिंग लेवल्स होते हैं ना, हर चीज हम ब्लड में देखते हैं, ठीक है, हर चीज के लेवल्स आम ब्लड में होते हैं, और जो अगर और कोई टिश्यू है तो वो स्पेसिफाइड होता है, लेकिन ब्लड लेवल्स होते हैं, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज कम से कम इतनी होनी चाहिए, 60 to 90 मिलीग्राम। क्यों इतनी होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेन, सीएनएस के लिए जरूरी है, और किसके लिए जरूरी है, बोलो, क्या बताया था मैंने, कॉर्निया, लेंस और रेटिना, शाबाश, तीनों के लिए। तीसरा रीनल सेल्स के लिए, चौथा आरबीसी के लिए, और 5वां फीटस के लिए, ठीक है। तो इनके लिए जरूरी है कि कम, इससे कम अगर होगी तो डेथ हो जाएगी, ब्रेन भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये खत्म, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन खत्म हो जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया और डेथ। तो इसलिए इतनी ग्लूकोज तो जरूर चाहिए। लेकिन वो खाना तो खा ही नहीं रहा, उसको रोटी मिल ही नहीं रही, तो ये ग्लूकोज किधर से आएगी, बोलो,
stored glycogen cell. शाबाश, किस शाबाश शाबाश, ठीक कहा उसने। ये किससे आएगी, कौन से प्रोसेस है? बाय मींस ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस। शाबाश, ठीक कह रहे हो, गुड, वेल डन। ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजेनोलाइसिस किन दोनों टिश्यूज में होता है, जल्दी से बोलो? मसल एंड लिवर। एक तो होता है लिवर में और दूसरा होता है मसल में, ठीक है। सबसे पहले तो ग्लाइकोजन टूटती है। अब ग्लाइकोजन टूट गई, अगला दिन गुजरने वाला है, एक दिन खाना नहीं मिला और तुम्हारा गुजारा अगला दिन चढ़ गया, अगला दिन भी अब दोपहर हो गई है तो खाना आया ही नहीं अभी तक, तो फिर उसके बाद क्या टूटेगा? ग्लाइकोजन खत्म हो गई अब लिवर में और फैट्स। शाबाश, वेल डन। तुम्हें अब देखो समझ स्टार्ट होगी। शाबाश शाबाश शाबाश। अभी एक बात सुनो मेरी, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस कहां से स्टार्ट हुई? पहले स्टार्ट हुई थी ग्लाइकोजेनोलाइसिस के फैट्स पे स्टार्ट हुई है? पहले ग्लाइकोजन, बाद में ग्लाइकोजन से स्टार्ट। ग्लाइकोजन से स्टार्ट हुई है, शाबाश। ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो चुकी है, ग्लूकोनियोजेनेसिस तो स्टार्ट हो चुकी है जनाब। और ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर ये दोनों चीजें आएंगी। फैट ब्रेकडाउन को कहते हैं लाइपोलाइसिस। मैं यहाँ लाइपोलाइसिस लिख देता हूँ, ये देखो लाइपोलाइसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के अंदर दोनों चीजें आती हैं, ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी और लाइपोलाइसिस भी। समझ आ गया? क्योंकि अब ग्लूकोज किससे बन रही है? नहीं, एक मिनट मेरी बात, नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। नहीं, ठहर जाए, एक मेरी बात सुने, मैं आपको पॉइंट क्लियर करूं कि पहले ग्लाइकोजेनोलाइसिस शुरू हो गया है, ठीक है? मेरी बात सुन लें, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं, कंफ्यूजन में नहीं जाना। तो पहले ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होता है, सुनते जाओ। फिर क्या होता है? लिपिड्स टूटते हैं। 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए, पानी मिल रहा है उनको, और लड़के फंस गए कहीं गार के अंदर, ठीक है? तो लिपिड टूट रहे हैं। अब लिपिड भी खत्म हो गए, बिल्कुल पतले हो गए हैं। आखिर में क्या टूटेगा और कहां से एनर्जी आएगी? लास्ट में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लिपिड भी खत्म हो गए, उसकी सारी खत्म हो गई, लेकिन अभी भी वो जिंदा है। और ब्लड ग्लूकोज किस लेवल पे मेंटेन है? बोलो। 60 to 90 मिलीग्राम %। शाबाश। क्यों मेंटेन है? क्योंकि सीएनएस, कॉर्नियल लेंस, रेटिना और रीनल सेल्स, आरबीसी, इनको सब कुछ चाहिए। तो अब मुझे आप बताएं, पहले ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद लिपिड टूटेगा, क्या टूटेगा? प्रोटीन टूटेगी, प्रोटीन लाइसिस। शाबाश। अब गौर से देखो, तो इसको पहले को कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस, और जब ये दो बाकी टूटते हैं तो ये क्या होगा? दिस इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। बोले ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस। पहले ग्लाइकोजेनोलाइसिस स्टार्ट होगा, और अभी कुछ थोड़ी सी ग्लाइकोजन बची होगी के साथ साथ क्या शुरू हो जाएगा? लाइपोलाइसिस शुरू हो जाएगा। और जब लाइपोलाइसिस भी खत्म हो जाएगा तो आखिर में प्रोटीन टूटेगी। तो पहला स्टेप में क्या होगा? ए में ग्लाइकोजन टूटेगी, और बी में क्या होगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा, उसमें लिपिड टूटेगा और प्रोटीन टूटेगी। अब समझ आई? पहले ग्लाइकोजन टूटेगी, ग्लाइकोजन फिर लिपिड टूटेगा और फिर प्रोटीन टूटेगी, इस तरह होगा। तो अब समझो कि मैंने आपको बताना है कि 12-16 घंटे गुजर चुके हैं, उसकी ग्लाइकोजन खत्म हो चुकी है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस आपको किसी और ने पढ़ाना है, आप कहोगे तो मैं भी पढ़ा दूंगा, ठीक है? वो पहला स्टेप खत्म हो गया, लेकिन अभी ग्लाइकोजन थोड़ी सी बची हुई थी कि साथ साथ क्या टूटना शुरू हो गया? लिपिड्स। यानी अब ग्लूकोनियोजेनेसिस शुरू तब होता है जब लिपिड्स और प्रोटीन टूटते हैं, क्योंकि बाय डेफिनेशन ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है ग्लूकोज फॉर्मेशन, न्यू ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। अगर हम ग्लाइकोजेनोलाइसिस को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस में नहीं डाल सकते, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है ये तो कार्बोहाइड्रेट का प्रिकर्सर है ना, ठीक है? ये तो खुद कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस के बाद शुरू होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझ आ रही है? बिकॉज बाय डेफिनेशन ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज, लिखते जाएं, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस? बोले न्यू ग्लूकोज फ्रॉम, ये देखिए मेरा बंद तो नहीं हो गया ये टाइम? हेलो? नहीं, अच्छा। तो न्यू ग्लूकोज फॉर्मेशन फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट। देखें, लिपिड्स तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है ना,
और प्रोटीन भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसलिए जब लिपिड टूटेंगे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होगा, ठीक है, और फिर बाद में प्रोटीन भी टूटेगी। जब प्रोटीन भी काफी ज्यादा टूट जाएगी और कोई खाना नहीं मिला तो फिर स्टारवेशन के साथ वो बंदा खत्म हो जाएगा, तो स्टारवेशन हो रही है, ठीक है। यहां पे शुरू में फास्टिंग हुई है ग्लाइकोजन तक, याद रखना। ए पे क्या चल रही है, फास्टिंग, और बी में कब शुरू होगा, बी में स्टारवेशन शुरू हो जाएगी। बात समझ आ रही है आपको, स्टारवेशन, ठीक है। तो ये मैंने आपको कराया है। तो नेक्स्ट टाइम मैंने कराना तो ये था, अब लिपिड तोड़नी है ना पहले, ठीक है। तो ये लिपिड कौन तोड़ेगा, गैग्स तोड़ेंगे। अब ये ग्लूकागॉन और एड्रेनालिन लिपिड को कैसे तोड़ते हैं, बाय एक्टिंग ऑन विच हार्मोन, कौन सा एंजाइम होगा, हार्मोन तो ये है ना, ग्लूकागॉन एड्रेनालिन ग्लूको, ये किसको, कौन से एंजाइम को स्टिमुलेट करते हैं, जो फैट तोड़ता है। फैट तोड़ने वाले एंजाइम को क्या कहते हैं, बोले, आवाज आ रही है इनको मेरी, चल, लाइपेज, शाबाश शाबाश, वेल डन। अच्छा, तो वो ये हार्मोन्स जिस लाइपेज पे एक्ट करेंगे उसको क्या कहेंगे, HSL, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, बोलो ना, HSL। HSL कहाँ एक्ट करेगा, जहां एडिपोज टिश्यू जमा हुआ है पेट में, या जहां भी पेट में और फ्लैंक्स पे होता है ना, तो ये चर्बी को जमा हुई है ना आपकी रिजर्व एनर्जी, उसको तोड़ेगा और उसमें लाइपोलाइसिस होगी, ठीक है। जब टूटेगा तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल निकलेंगे, तो फिर मैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का आपको अब नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, ठीक है। समझ आ गई, यस सर। पॉइंट क्लियर, कंफ्यूजन तो कोई नहीं है ना, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो नहीं, देखो ना, स्ट्रेस आया ना, जब खाना नहीं मिला, स्ट्रेस आया तो गैग्स निकले। गैग्स ने किसको स्टिमुलेट किया, HSL को, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज को, और इसने किसको तोड़ना है, लाइपोलाइसिस करना है, यानी इसने क्या शुरू करना है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इससे पहले क्या हो रहा था, ग्लाइकोजिनोलाइसिस था, ठीक है, वो भी मैं आपको करा दूंगा बाद में, पहले मैं आपको ये करा दूंगा। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप जौन सी मर्जी किताब पढ़ लो। जब खाना नहीं मिलेगा, स्ट्रेस आ गया, स्ट्रेस आया, स्ट्रेस हार्मोन निकले, स्ट्रेस हार्मोन निकले, उन्होंने एक्ट किया उस लाइपेज पे जो के एडिपोज टिश्यू को तोड़ेगा, यानी जो हार्मोन का सेंसिटिव है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, और वो एडिपोज टिश्यू को तोड़ेगा, फैट निकालेगा, फैटी एसिड भी मेटाबोलाइज हो जाएगा और ग्लिसरॉल भी मेटाबोलाइज होगा और एनर्जी मिलेगी, और so as to maintain the blood glucose between 60 to 90 मिलीग्राम%। खाना नहीं मिल रहा, फैट ब्रेकडाउन हो रही है, ताकि CNS, कॉर्नियल लेंस रेटिना, रीनल, RBC और फीटस का काम चलता जाए, ठीक है। अभी मेरे यहाँ चल रहा है, टाइम है, कब खत्म हुआ है, अच्छा 1 मिनट। तो आपको समझ आ गया, कंसेप्ट तो क्लियर है ना। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ से शुरू करेंगे, इल्फेट दोबारा कराऊंगा, स्ट्रेस हो गया, गैग्स निकले और हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। अब ना ये पेनक्रियाटिक लाइपेज है, ना गैस्ट्रिक लाइपेज है, ना लिंगुअल लाइपेज है, ये ना लाइपोप्रोटीन लाइपेज है, ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है, ठीक है। या फिर नेक्स्ट टाइम मैं कराऊंगा, ठीक है। कैन यू हियर मी नाउ, यस, ओके ओके। आया एड्रेनालिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं, इनडायरेक्टली एड्रेनालिन को बढ़ा के एक्ट करते हैं। इनका एक्शन होता है कि एड्रेनालिन को ज्यादा करें, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ग्लूकागॉन और एड्रेनालिन एक्ट करते हैं हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज पे।